अहमद रद के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। हम इससे पहले के ई व्याख्यान में वाक्य विज्ञान का अध्ययन हमने प्रारंभ किया था और वाक्य विज्ञान के अंतर्गत हम वाक्य की अर्थपूर्णता के लिए आवश्यक तत्वों का हमने अध्ययन किया था, जिनमें आकांक्षा, योग्यता और निष्पत्ति, इन तीनों का होना आवश्यक था। आज हम वाक्य में पद विन्यास की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति की व्याख्या के प्रसंग में हमने जो कहा गया था उसका प्रकारांतर ढंग से स्पष्टीकरण इस प्रकार है। वाक्य में प्रयोग करते समय पद संबंधी 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात पद का चयन, दूसरा क्रम और तीसरा है अपरिवर्तन। वाक्य में पदों का प्रयोग सबसे पहले उसका चयन होता है, दूसरा उसका क्रम होता है और तीसरा है अपरिवर्तन। प्रथम है चयन। वाक्य निष्पत्ति के लिए, वाक्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहले पदों का चयन करना होता है। अर्थ और रूप दोनों ही दृष्टियों से चयन अपेक्षित होता है, अर्थात जो हम पद का चयन करते हैं उसका अर्थ और रूप दोनों ही दृष्टियों से इसका ध्यान में रखकर इसका चयन किया जाता है। एक ही अर्थ के वाचक पद अनेक होते हैं। उनमें से किसका प्रयोग किया जाए? वाक्य का संबंध मनोविज्ञान से है। मनोविज्ञान का अर्थ से है, वक्ता क्या कहना चाहता है इससे है। अर्थात एक ही अर्थ के हमारे कई पर्यायवाची, कई वाचक शब्द होते हैं, लेकिन हम उनमें से भी सार्थक रूप से कौन सा ग्रहण करें, ये एक मानसिक स्थिति है या मनोविज्ञान से संबंधित होती है। उदाहरणार्थ, स्त्री के अनेक पर्याय हैं, नारी, महिला, अबला, वामा, रमणी, किंतु पर्याय होने के कारण इनमें छाया भेद है, सूक्ष्म भेद है। नारी का वही अर्थ है जो अबला का है। नारी में नर, मनुष्य की संगिनी होने का भाव है, किंतु अबला में बलहीनता का। वामा से वक्रता की व्यंजना होती है, तो रमणी से रमण की। प्रयोग के समय इन विशेषताओं पर ध्यान रखना आवश्यक होता है, अन्यथा वक्तव्य में जो सूक्ष्मता अभीष्ट होती है उसमें बाधा पड़ती है। चयन का एक पक्ष तो अर्थ का होता है, दूसरा रूप का होता है। अर्थात एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची से भी दिखते हैं, लेकिन उनमें एक सूक्ष्म सा भेद होता है, छाया भेद होता है, और अर्थ की दृष्टि से जो सूक्ष्म भेद होता है उसी को सूक्ष्म दृष्टि से ध्यान में रखते चयन करना होता है। चयन का एक पक्ष तो अर्थ है, दूसरा उसका रूप होता है। उपयुक्त स्त्रीवाची प्रत्येक शब्द में कारक, वचन आदि के अनुसार अनेक रूप भी हो जाते हैं। सभी रूप सर्वत्र प्रयुक्त नहीं हो सकते। जैसे नारी पढ़ती है में नारी का प्रयोग गलत है, क्योंकि पढ़ती है क्रिया से उसकी अन्विति ही नहीं होती है। नारी पद की विभिन्न कारकों में प्राय 2 दर्जन रूपों में ये देखना पड़ेगा कि वांछित प्रसंग में किसका प्रयोग सार्थक होगा। अर्थ की दृष्टि से चयन का आधार मनोविज्ञान एवं भाव की भी सूक्ष्मता होती है, किंतु अर्थ की दृष्टि में चयन का आधार योग्यता होता है, जिसका पहले ही विचार हम कर चुके हैं। कहाँ किस पद का प्रयोग उचित होगा, इसका निर्णय योग्यता की कसौटी पर ही होता है। उदाहरणार्थ, न निषेधवाचक पद है, किंतु मैंने न देखा, यहाँ न का प्रयोग नहीं हो सकता। मैंने नहीं देखा है, यही यहाँ पर सार्थक प्रयोग है। मैंने न सुना, मैंने न देखा, ये बिल्कुल संगत, यहाँ मैंने नहीं देखा, नहीं सुना आदि वाक्य असंगत से लगते हैं। अब दूसरा है क्रम। वाक्य में पद क्रम का बहुत बड़ा महत्व होता है। पद क्रम का अर्थ है किस पद के बाद कौन सा पद रहे, अर्थात उनका अन्वय किस भांति से हो। जिस किसी पद को जहाँ कहीं नहीं रख सकते, उनका एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित स्थान होता है, और सभी भाषाओं का पद क्रम भी एक सा नहीं होता है। सामान्यतः ये धारणा होती है कि कुछ भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी का आदि पदक्रम निश्चित होता है, कुछ संस्कृत, रूसी आदि का स्वतंत्र होता है। कुछ दूर तक ये धारणा ठीक है, किंतु ये सर्वमान्य नहीं है, सर्वथा मान्य नहीं है। बच्चों, किसी भी भाषा का पदक्रम न तो बिल्कुल निश्चित होता है और न ही पूर्णतः स्वतंत्र होता है। पदक्रम का निर्धारक केवल व्याकरण नहीं, मनोविज्ञान भी हुआ करता है। अर्थात व्याकरण तो निर्धारित करती है पदक्रम, साथ में मनोवैज्ञानिक तत्व है वो भी निर्धारण का कार्य करते हैं। मनोविज्ञान या आवश्यकताओं से प्रेरित होकर के पदक्रम में परिवर्तन करना पड़ जाता है। वस्तुतः व्याकरण के नियम भी मूलतः मनोविज्ञान से ही निर्मित होते हैं। पदक्रम में यूँ तो सभी पदों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, किंतु प्रधानता कर्ता, कर्म और क्रिया की होती है। कारकों में विशेष गुण रहते हैं। हिंदी के पदक्रम में सबसे पहले कर्ता आता है,
फिर कर्म आता है, तब क्रिया का स्थान, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, राम पानी पीता है, मैं अध्ययन करता हूँ, आदि आदि। इन दोनों वाक्यों में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग है। इसके प्रतिकूल अंग्रेजी में कर्ता के बाद क्रिया आ जाती है, उसके बाद कर्म आता है। ही रीड्स द बुक, राम ड्रिंक्स वाटर आदि। संस्कृत में क्रम का कोई कठोर बंधन नहीं, जैसे सह पुस्तकम पठति, पुस्तकम सह पठति, पठति सह पुस्तकम, पठति पुस्तकम सह आदि अनेक रूप पाए जाते हैं। इसका कारण यह है विद्यार्थियों कि हिंदी या अंग्रेजी आदि भाषाएं एक प्रकार से अयोगात्मक हो गई हैं। शब्दों के साथ विभक्ति का प्रयोग न होने के कारण यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि वहाँ किस विभक्ति का रूप अभिमत है। ऐसी स्थिति में यदि क्रम निश्चय नहीं रहे तो अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे सांप मेंढक खाता है, मेंढक सांप खाता में। कृतृत्व का निर्णय पदक्रम से ही हो रहा है, अर्थात कर्ता कौन है वो पदक्रम से ही निर्धारित है। यदि क्रम उलट दिया जाए तो कर्ता कर्म हो जाता है और कर्म कर्ता हो जाता है। अंग्रेजी की भी यही स्थिति है। इसलिए ऐसी भाषाओं में पदक्रम का व्याकरणिक महत्व और अधिक हो जाता है। संस्कृत और रूसी जैसी श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में विभक्तियां शब्दों के साथ ही लगी रहती हैं, इसलिए वाक्य कहीं भी आ जाने पर उनका अर्थ और व्यापार सुनिश्चित रहता है। पदक्रम बदल देने पर भी उनका अर्थ नहीं बदलता है। संस्कृत की यही स्थिति है, रूसी की भी यही स्थिति है। फिर भी जिन भाषाओं में पदक्रम की प्रधानता है उनमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता, ऐसी बात भी नहीं है। पदक्रम के दो प्रमुख अपवाद हैं, बल और छंद। बल देने की इच्छा से पदक्रम में परिवर्तन हो जाता है। बल का अर्थ होता है वक्ता वाक्य में किस अंश को प्रधानता देना चाहता है। जैसे स्वाभाविक पदक्रम के अनुसार वाक्य होगा मैंने रोटी खाई है, किंतु यदि वह रोटी पर बल देता है तो ये वाक्य कि रोटी मैंने खाई है में प्रयुक्त होगा। अर्थात जिस पर बल दिया जाता है उस शब्द पर उस ढंग को थोड़ा भिन्न ढंग से कहा जाता है, उच्चारण उसका वैसे होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में आई मस्ट गो में गो पर बल देने से गो आई मस्ट बोलते हैं। तो ऐसे ही है, ऐसे ही इस डिग्निफाइड, नो डाउट ही डिग्निफाइड पर बल दे दिया गया है। तो संस्कृत और रूसी भाषाओं में विभक्ति की श्लिष्टता के कारण पदक्रम में अपेक्षाकृत स्वतंत्रता रहती है, किंतु क्रम भेद से अर्थभेद की संभावना कम हो जाती है। पर स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है, इसलिए उन भाषाओं में पदक्रम का बिल्कुल महत्व नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अब एक तीसरा तत्व है पदक्रम के पश्चात, वो है अपरिवर्तन, मॉडिफिकेशन। पदों की पृथक स्थिति और परस्पर संबंध स्थितियों में दो दृष्टियों से भेद हो जाता है। वे हैं ध्वन्यात्मक और स्वरात्मक। अर्थात जो अपरिवर्तन है, जो मॉडिफिकेशन है, उसमें पदों से पृथक और पदों से संबंध दो आधारों पर भेद होता है, जिनको कहा गया है। प्रथम है ध्वन्यात्मक, दूसरा है स्वरात्मक। ध्वन्यात्मक अपरिवर्तन को हमारे यहाँ संधि शब्द से कहा गया है। संधि का अर्थ होता है मेल। दो ध्वनियाँ जब एक दूसरे के निकट आती हैं तो परस्पर प्रभावित होकर के परिवर्तित हो जाती हैं। इस परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का संबंध ध्वनि से, जैसे कब तक आओगे। वाक्य के प्रभाव में इस वाक्य में पद कब तक आओगे सुनाई देने पड़ते हैं। इसी तरह रख कर जाइए का रुक कर जाइए, रख दीजिए, रद्द ध्वनियाँ आदि बन जाती हैं। जगदीश आ जाया बन जाता है। अर्थात इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। पद संबंधी इस परिवर्तन की उपमा मनुष्य के आचार व्यवहार से दे सकते हैं। कमरे में अकेले रहने पर हमारा जैसा आचरण होता है वही स्वाभाविक नहीं है। वहाँ हमारा आचरण व्यवहार दूसरों के आचरण व्यवहार से नियंत्रित और संयमित हो जाता है। वही पदों की स्थिति होता है। पद अकेले जिस स्थिति में रहते हैं वैसे ही दूसरों के संपर्क में आने पर नहीं रहते हैं। बहुत ही सरल ढंग से बात को इसमें भाषा वैज्ञानिक के द्वारा समझाया गया है कि पदों की स्थिति और मनुष्य के एकांत व्यवहार की स्थिति वैसी ही होती है। अपरिवर्तन का संबंध ध्वनि के अतिरिक्त स्वर से भी है। वाक्य में स्वर के आरोह अवरोह तान की सहायता लिए बिना काम नहीं चलता है। आरोह अवरोह तान आदि हमारी मनोवृत्ति के व्यंजक तत्व होते हैं। हमारी मनस्थिति को दर्शाते हैं कि हम किस शब्द का जोर से उच्चारण करते हैं, किसको दबाकर बोलते हैं, किस तान में बोलते हैं, किस लय में बोलते हैं। और वो हमारी क्रोध, घृणा, प्रेम आदि बहुत से मनोभावों को अभिव्यक्त कर देते हैं। उनकी चर्चा को ध्वनि और पद के प्रसंग में भी हमने की है, पर वाक्यों में उनका प्रयोग कम नहीं होता है। उदाहरणार्थ न का अर्थ निषेध है, किंतु मैंने आपको कहा था ना, मैं ये विधि वाचक हो गया।
ये अर्थभेद वाक्यों में उसके स्थान पर भी और स्वर के कारण भी हो गया है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में वाक्य के दो मुख्य अवयव पाए जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा गया है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसके बोधक शब्द को उद्देश्य कहते हैं। आप सभी वाक्य के विश्लेषण में या वाक्य के प्रकारों में आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में उद्देश्य और विधेय, अर्थात जिस वस्तु के विषय में वाक्य में कहा जाए उसके बोधक शब्द को उद्देश्य कहते हैं। लड़का पढ़ता है, घोड़ा दौड़ता है में लड़का और घोड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसके बोधक शब्द को विधेय कहते हैं, अर्थात वाक्यों में पढ़ता है, दौड़ता है विधेय है। उद्देश्य और विधेय की व्यवस्था सभी भाषाओं के लिए सही नहीं है। उदाहरणतः चीनी और एस्किमो की भाषाओं में उद्देश्य या विधेय का अवकाश ही नहीं है। उद्देश्य और विधेय के वाचक शब्द पृथक पृथक ही रहे हों यह भी आवश्यक नहीं है। दोनों का काम एक ही पद से चलता है। पठामी पढ़ता हूँ, गच्छामी जाते हो। विद्यार्थियों, वाक्यों के भेदों में सरल वाक्य का लक्षण यह भी बताया जाता है कि उसमें कम से कम एक उद्देश्य और एक विधेय होना चाहिए, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। किंतु उपयुक्त वाक्यों में केवल क्रिया मात्र से ही वाक्य संपन्न हो जाता है, जैसे पठामी, गच्छामी। क्रिया और संज्ञा में क्रिया अकेले भी वाक्य बना सकती है किंतु संज्ञा नहीं, कारण क्रिया में करने वाले का कुछ न कुछ अंश तो व्यक्त रहता ही है। यही कारण है कि संज्ञा की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। बाघ, सांप, सावधान आदि वाक्यों में केवल संज्ञा का प्रयोग देखकर संदेह नहीं होना चाहिए कि वाक्य संज्ञा मूलक भी होते हैं। वस्तुतः भावातिरेक के कारण क्रिया का केवल उच्चारण नहीं हो पाता, अन्यथा क्रिया है वहां पर भी, इसीलिए ऐसे वाक्यों में क्रिया का लोप मानना चाहिए, अभाव नहीं। अब हम अगले ई व्याख्यान में आपको वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन कराएंगे। आज के ई व्याख्यान में इतना ही।